नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। देखिएगा, शैक्षणिक मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चला रखी है और आज हम टेस्ट नंबर 5 हल करने वाले हैं साथियों। रीट एग्ज़ाम 2023 जो आपका मुख्य पेपर है जनवरी में, उसके लिए साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। पूरे प्रश्नों को करके जाना, पूरे प्रश्न करोगे तभी आपको प्रश्नों की क्वालिटी का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके पहले के जो 4 टेस्ट लिए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है? बाल विकास की किस अवस्था में बालक संवेदना के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। देखिएगा, किसके माध्यम से सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण कर रहा है? संवेदना के माध्यम से। संवेदना और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक जब शैशवावस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था में होता है, तो सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करता है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके पहले प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। शेष अवस्था वही अवस्था है साथियों जिसमें बालक दूसरों पर निर्भर रहता है और इसकी अवधि कितनी है? 0 से 5 या 6 वर्ष तक शेष अवस्था चलती है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 2। बालक तर्क देना पूर्णतः किस अवस्था में विकसित कर लेता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और इनमें से सभी। तो भाई ऐसा है, तर्क देने की बात की जा रही है। तर्क देना पूर्ण रूप से विकसित वो शैशवावस्था में नहीं कर पाता है, तो ये गलत है, तो ये भी गलत है साथियों, सभी वाला भी गलत हो गया। अब किशोरावस्था या बाल्यावस्था, देखो माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग आपके रहने वाली है। तो जितने प्रश्न आप गलत करते हो उसका 1/3 कर लेना, सही में से कम करना पड़ेगा आपको। देखिए दूसरे प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, किशोरावस्था, जिसको एडोलसेंस कहते हैं। 12 से 18 वर्ष जिसकी अवधि होती है साथियों, इस अवस्था में बालक पूर्णतः तर्क देना विकसित कर लेता है। मतलब किसी भी चीज के प्रति वो तर्क दे सकता है पूर्ण रूप से, उसमें इसका विकास हो जाता है। किसका? तर्क का। तो विकल्प आपके 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान जीके की भी मैंने सुबह क्लास डाल दी थी, क्लास नंबर 22, जिसमें जनजातीय व जनजातीय क्षेत्र आपको पढ़ा दिया है। तो लगभग जो पहला पार्ट है भूगोल वाला, उसका 70% सिलेबस हम पढ़ चुके हैं साथियों। 5-7 दिन में आपके वो पूरा टॉपिक, पूरा जो भूगोल वाली जो आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा 5-7 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें बालक स्वाभाविक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ता है कहलाती है? वृद्धि, विकास, उन्नयन और सफलता। देखिएगा, बालक क्या कर रहा है? स्वाभाविक रूप से किधर बढ़ रहा है? परिपक्वता की ओर। तो भाई स्वाभाविक रूप से परिपक्वता की ओर, वृद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वृद्धि का होना परिपक्वता नहीं होता है साथियों। एक 15 साल का बालक भी मंदबुद्धि होता है, तो क्या वो उसमें वृद्धि तो होगी, लेकिन क्या वो परिपक्व है? जी नहीं, उसको वृद्धि नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, इनमें से कौन सी अवस्था में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से नहीं होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं? तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए, 3 विकल्प आपके सामने बच रहे हैं। बताइए प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो देखो, जिस अवस्था में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से नहीं होता है, बाल्यावस्था में तीव्र होता है, किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन शेष अवस्था में नहीं हो पाता है, क्योंकि शेष अवस्था में बालक न तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। अतः विकल्प नंबर जो 3 है आपके प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और इनमें से सभी। तो भाई बाल्यावस्था की बात की जा रही है, 6 से 12 वर्ष का वो होता है। सामाजिक विकास की गति बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और उसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। जबकि जब बालक शैशवावस्था में होता है
तो उसके सामाजिक विकास की गति लगभग नहीं होती है, मंद होती है, और उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, अंतर्मुखी। ऐसा किसमें, शेषावस्था में। और बाल्यावस्था में क्या होता है, बहिर्मुखी उसका व्यक्तित्व हो जाता है। अतः प्रश्न संख्या 5 में आपके सेकंड विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 6, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, और इनमें से सभी। छठे प्रश्न में बताओ भाई कौन सा विकल्प सही माना जाएगा। यहाँ पर देखो, वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया होती है मनुष्य की, उसमें अनेक सिद्धांत लगते हैं, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये सभी चीजें वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। अतः चौथा विकल्प आपके इनमें से सभी वाला जो है छठे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न, किस अवस्था के आधार पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो देखो, बालक के भावी जीवन के निर्माण की बात की जा रही है। बताइएगा 7वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों। देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो देखो, जिस अवस्था के आधार पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है वो आपके प्रौढ़ावस्था तो होगी नहीं, क्योंकि भावी जीवन प्रौढ़ावस्था के बाद में कौन सा आएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शेषावस्था। तो राइट आंसर है आपके जो शेषावस्था वाला विकल्प है, विकल्प नंबर 1। इसके आधार पर ही बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रारंभिक विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और प्रारंभिक विकास कौन सी अवस्था में होता है, शेषावस्था में होता है साथियों। इसी में बालक के जीवन की नींव पड़ जाती है। तो विकल्प आपके 1 सही है 7वें प्रश्न में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, परिवार एक साधन होता है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, सैद्धांतिक शिक्षा का और नियामक शिक्षा का। तो भाई ऐसा है, परिवार में जो शिक्षा दी जाती है उसका स्वरूप कैसा होता है, अनौपचारिक होता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो स्कूल में दी जाती है, सैद्धांतिक, नियामक ये शिक्षा परिवार में नहीं दी जाती है साथियों। बालक परिवार में रहकर दूसरों को देख करके सीख रहा है। बालक से कहा जाता है कि आप ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो उसके एक निश्चित तरीके नहीं होते कि भाई इस 8 बजे ये कहना है, 9 बजे ये कहना है, 10 बजे ये कहना है, 11 बजे आधी छुट्टी दे देंगे। तो मतलब तरीका नहीं होता है, उसका शेड्यूल नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। विकल्प नंबर 2 आपके सही है प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न है आपके, वह अवधि जो वयस्क अवस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था और पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो बताइएगा 9वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। कौन सी अवस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है? तो देखो, बालक बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद किस अवस्था में जाएगा, किशोरावस्था में। और किशोरावस्था की समाप्ति के बाद किस अवस्था में जाएगा, वयस्क अवस्था में। तो क्या कह रहा है ये, वयस्कता के संक्रमण की पहल कौन सी अवस्था करेगी, फिर किशोरावस्था करेगी। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 9वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे आपके। प्रश्न संख्या 10, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या कोई बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, तो विकल्प उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो, प्रारंभिक कक्ष की बात की जा रही है। कोई बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं साथियों, उनको अस्वीकार नहीं बल्कि स्वीकार करना चाहिए। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, गलत है, और ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। और ये क्या कह रहे हैं, नहीं देना चाहिए। तो सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 1, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए बालक को सिखाने में, क्योंकि प्रारंभिक अनुभव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। आपकी 11वां प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 11 को समझना साथियों, कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या आभ्यंतरीकरण
प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो ऐसा किस स्तर में होता है? पूर्व परंपरागत स्तर में, परंपरागत स्तर में, पश्चिम परंपरागत स्तर में और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में। देखो, कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है और अपने इस नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए। कौन कौन से? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम या उत्तर परंपरागत। परंपरागत को रीतिकाल भी कहा जा सकता है, जैसे पूर्व रीतिकाल और पश्चिम रीतिकाल। तो इसमें यह कह रहा है बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से, मतलब पुरस्कार मिलेगा तो नैतिकता का प्रदर्शन करेगा, दंड मिलेगा तो यहाँ पर अनैतिकता का प्रदर्शन नहीं करेगा। मतलब पूर्ण रूप से दंड पर और पुरस्कार पर आधारित है उसकी नैतिकता। मतलब वो नैतिकता को नहीं जानता है। किसमें नहीं जानता है? पूर्व परंपरागत स्तर में वो नैतिकता को नहीं जानता है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न 11वें में सही है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या है? विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो जो सार्थक तथ्य आपको विकास के बारे में लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 12 में करना है। पहला विकल्प देखें तो ये कह रहा है कि यह पूर्वानुमान के अनुसार नहीं होता है। तो गलत क्यों? क्योंकि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की भविष्यवाणी आप कर सकते हो साथियों। तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा कह रहा है कि यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। जी हाँ, बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि विकास वातावरण और आनुवंशिकी की मध्य अंतःक्रिया होती है, उसका परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? विकास होता है। तीसरा कथन क्या है? सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। तो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और सभी समान गति से विकास नहीं करते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। गलत है, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। किधर? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा गलत, चौथा गलत, पहला गलत। सही कथन कौन सा है? दूसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न 12 में। बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 13 है। चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा और भाषा ज्ञान। तो भाई देखो, चोम्स्की पूरा नाम क्या है? नोम चोम्स्की इनका पूरा नाम है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा है? भाषा विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बालक वातावरण से, प्रकृति से भाषा को अर्जित करता है। क्या करता है? भाषा को अर्जित करता है। तो यहाँ अर्जित करने की उसमें जन्मजात क्षमता होती है और इसको क्या कहा गया है? नोम चोम्स्की के द्वारा भाषा अर्जन साधन कहा गया है। विकल्प 2 आपके 13वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है। वाइगोस्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या फिर अधिक कुशल साथी की सहायता से उस कार्य को आसानी से कर सकता है, तो इसे क्या कहेंगे? निर्देशित सहभागिता, स्केप फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा, आसन्न विकास क्षेत्र और अंतः व्यक्तिनिष्ठता। तो भाई देखो 14वें प्रश्न में वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था। इसमें इन्होंने बताया था कि कोई किशोर है, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको कठिन लग रहा है। अब उससे बड़ा कोई व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति है, वो अगर उसकी मदद करे तो उस कार्य को वो कर सकता है, या उसका ही कोई कुशल साथी उस कार्य को करने में कुशलता अर्जित कर रखी है, उसकी सहायता से भी उस कार्य को वो कर सकता है। तो इसको वाइगोस्की ने क्या कहा है? इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। विकल्प नंबर 2 आपके 14वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकल्प है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है,
और अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो जो कथन यहाँ पर विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित कर रहा है, उसका चयन आपको करना है साथियों। प्रश्न संख्या 15 में देखो विकल्पों को देखेंगे। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, सही बात है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित नहीं होते हैं, गलत बात है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, गलत है साथियों। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की लगभग समान होती है। समान नहीं हो तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, काफ़ी अधिक नहीं होती है। तो फिर कौन सा विकल्प सही बचा आपके? पहला विकल्प, जो कि विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सही से बता रहा है। विकल्प 1 सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 15 में कि दोनों एक दूसरे पर अंतः निर्भर होते हैं। विकास होगा अधिगम होगा, अधिगम होगा विकास होगा, एक दूसरे पर निर्भर है दोनों। प्रथम विकल्प ही सही है, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? अनुकूलन एवं संगठन, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रिया और उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। तो एक बार आप सही आंसर का चयन कर लीजिएगा। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। देखो मैंने अभी कहा था वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने बताया था कि बालक का जो विकास है वो सामाजिक पारस्परिक क्रिया के माध्यम से होता है साथियों। उसकी जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं इनको उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में कैसे बदलेगा, मतलब उच्च योग्यताओं में कैसे बदलेगा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के माध्यम से, क्योंकि विकास किससे होगा? समाज में जब वो व्यवहार करेगा, क्रिया करेगा, तो उससे उसका विकास होगा। विकल्प 3 आपके 16वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो 17वां प्रश्न, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास के अंतर्गत, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास के अंतर्गत, और दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत। देखो जो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था, इसमें इन्होंने हिंज वाला एक उदाहरण दिया था कि हिंज नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बहुत बीमार है, और उसकी पत्नी ठीक हो सकती है लेकिन उसे एक दवाई की ज़रूरत है, और वो दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है, उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो उस दवाई को खरीद सके। तो वो व्यक्ति क्या करता है, हिंज नामक व्यक्ति उस दवाई की चोरी कर लेता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। तो इस घटना को एक बच्चा क्या कह रहा है कि उसको चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा और पुलिस उसे कहाँ डाल देगी? जेल डाल देगी। तो मतलब उसको ये पता नहीं है बालक को कि भाई जेल तो डाल देगी भले पुलिस उसको, लेकिन वो कहेगा कि भाई मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था, तो उसको ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी की जान बच जाएगी साथियों। पत्नी की जान बचाने के लिए वो कर रहा है, इस चीज़ को बालक नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि दंड और आज्ञा पालन के माध्यम से नैतिक व्यवहार होता है। छोटा बच्चा है वो, तो वो अभी किस स्तर है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत वो आता है। विकल्प 4 आपके 17वें प्रश्न में सही रहेगा। आगे 18वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि और निष्क्रिय गतिविधि है। भाई देखो वाइगोस्की वही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अनुबंधित गतिविधि तो ये आपके पावलोव के अनुसार है, तो ये गलत। ये क्या मानते हैं लेव वाइगोस्की, जो अधिगम है वो कैसी है? सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि बालक समाज में जो अंतर क्रिया करता है उससे ही बालक चीज़ों को सीखता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 18वें प्रश्न में सही है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न संख्या 19, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा और प्रतिमान। देखो जीन पियाजे के अनुसार जो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती है साथियों, इनसे ही वो अर्थ निकालता है किसी चीज के प्रति, और इसको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। क्या कहा है? स्कीमा कहा है। विकल्प आपके 3 सही है 19वें प्रश्न में। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 है, एक और प्रश्न आपके बच रहा है। देखिएगा अगर 20 में से आपने 17 प्रश्न सही किए तो 1/3 कम कर लेना, मतलब आपके 16 ही प्रश्न सही बचेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है।
देखो 20वें प्रश्न को देख लेते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, यही आपकी फीस है, वीडियो को लाइक शेयर करने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की, और किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है साथियों इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, हम मेहनत करते हैं आपके लिए, लेकिन आप फिर भी हमारा सपोर्ट नहीं करते हो, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन को दुखाती है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय और सरकार। देखो प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम के अंतर्गत सरकार नहीं आएगी, मीडिया नहीं आएगा, परिवार या विद्यालय। तो साथियों प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम किसको माना जाता है? परिवार को माना जाता है। विकल्प 2 आपके 20वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 5। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।